Welcome you all to the basic electrical engineering classes. इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रांसफार्मर को जानना, और ट्रांसफार्मर को जानने के लिए हम इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसलिए हम एक मैग्नेट बनाने के लिए हम एक आयरन बार लेते हैं, और आयरन बार के बाद हम उसको वायर से रैप कर देते हैं। अगर हम वायर से रैप करते हैं तो इसको हम इस ढंग से भी वायर को रैप कर सकते हैं, और इस तरह आप इसको बना भी सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, और आपने ये वायर को रैप कर दिया। तो यहाँ पर आप जो सप्लाई वोल्टेज देते हो, इस सप्लाई वोल्टेज को हम फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, आप सपोज डीसी सप्लाई दिए, तो डीसी जब आप सप्लाई देते हो तो ये जितना भी बड़ा जो कॉइल हुआ है, इस कॉइल का सिर्फ रेजिस्टेंस ही दिखेगा, इसका इंडक्टेंस इफेक्ट डीसी सर्किट में नहीं दिखेगा। तो इसी चीज को मैं अगर सर्किट डायग्राम के हिसाब से यहाँ बनाऊं, तो ये जो बड़ा सा कॉइल है, इसके कारण यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा रेजिस्टेंस ही रिफ्लेक्ट होगा, और ये मैं आपका डीसी वोल्टेज सोर्स यहाँ पर बना दिया। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हम V देते हैं, वो यहाँ पर जो इतना बड़ा कॉइल है, सपोज 1 किलोमीटर का वायर है, और इसको हम रैप किए 10,000 टर्न्स और मे बी 11,000 टर्न्स हम लोग इसको रैप किए, और या फिर 100 टर्न्स या 500 टर्न्स हम लोग इसको रैप किए, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। सपोज 5 ओम्स इज द रेजिस्टेंस, या फिर 1 ओम या 2 ओम्स इज रेजिस्टेंस, तो उस हिसाब से आप वोल्टेज दिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कॉइल होता है, अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो उसका सिर्फ रेजिस्टेंस इफेक्ट नजर आएगा। तो यहाँ पर उसके कारण चलो 5 ओम भी हुआ, तो यहाँ पर अगर मेरा 20 वोल्ट है, तो जो करंट है वो कितना फ्लो करेगा, 4 एम्पियर, 20 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर कुछ करंट फ्लो किया I, तो इस वोल्टेज दिए करंट फ्लो किया, तो उसके कारण यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको लेट अस रिप्रेजेंट बाय N। तो ये जो करंट फ्लो किया, इसके कारण यहाँ पर एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्रिएट होता है। तो इसके कारण यहाँ पर अगर हम इस करंट डायरेक्शन को इस वायर में दिखाएं, तो ये वो सारे ऊपर की तरफ होंगे, क्योंकि वायरिंग जिस तरह है उस तरह दिखेगा, और ये करंट नीचे इस तरह आएगा एंड ये नेगेटिव में पहुंच जाएगा। तो इसके कारण ये जो करंट यहाँ से जो फ्लो किया, कितने नंबर ऑफ टर्न्स, N नंबर ऑफ टर्न्स, तो एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF, उसको बोलते हैं जितना करंट फ्लो किया I मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स N। तो हम इसको अच्छा होगा कि हम इसको रिप्रेजेंट करें NI is a magnetomotive force, but the total force which is there in this coil, that is N into I। तो ये आपका टोटल फोर्स N into I, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर N into I। तो इसके कारण मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण यहाँ पर क्या होगा ना, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स प्रोड्यूस होगा मतलब बिकॉज ये आयरन से बना है या फिर कोई भी किसी चीज से बना हो, अगर इस कॉइल को हम दूसरा एक सर्किट बना दें और उस सर्किट में आयरन कोर नहीं है, तो भी यहाँ पर क्या होगा ना, इसके कारण जो करंट फ्लो किया यहाँ पर, तो ये जो करंट आप दिखा सकते हो कि इस तरह अगर आप करंट फ्लो किए, सिर्फ यहाँ पर एयर है, तो इसके कारण भी यहाँ पर मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो वही रहेंगे, और जो करंट होगा वो डिपेंड करता है लोडिंग के ऊपर। तो करंट हम लोग बोल नहीं सकते कि यहाँ पर जो करंट फ्लो किया, यहाँ पर जो करंट फ्लो किया समान है, पर अभी इमेजिन करते हैं कि कुछ करंट फ्लो किया I, वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर पहले वाले फिगर में आपका जो क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा। तो ये जो फ्लक्स यहाँ से जनरेट हुआ वो कैसे मालूम पड़ेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में आपका जो करंट है ऊपर की तरफ है, तो आप अपने फिंगर्स को ऊपर की तरफ रखो, राइट हैंड फिंगर्स को ऊपर की तरफ रखो, तो आपका थंब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये बताएगा आपको फ्लक्स का डायरेक्शन। तो आपका फ्लक्स का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में हुआ, और ये आपका राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड को मैं राइट हैंड ऑफ द स्क्रीन में भी दिखाता हूं। तो आपका जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हुआ, और ये जो फ्लक्स है ये अपने आप में कंप्लीट पाथ क्रिएट करके फिर वहीं पर आ जाएगा जहां से स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह ये फ्लक्स लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो अपना पाथ बनाकर वहीं पर जहां से स्टार्ट है वहीं पर आके पहुंच जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है उसके कारण फ्लक्स जनरेट होता है। तो हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो गया, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ये सर्किट की जरूरत नहीं है, तो इसमें भी वही फ्लक्स का ही इफेक्ट आएगा,
तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जो हो गया उसके कारण हम यहाँ पर और एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक वेरिएबल दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज एच। तो एच क्या होता है, इस जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है, स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को वो टोटल फोर्स है, टोटल जो फोर्स है उसको वो टोटल नंबर लेंथ से डिवाइड कर लेता है। तो एन आई बाय एल, एल इज द लेंथ ऑफ द दिस फ्लक्स पाथ दैट इज बीइंग गिवन टू हियर। तो इस तरह आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये करंट ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं ना, तो आपका अगर ये वायर है और ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो आप इसको इसको आप समझिए कि आप एक वायर को आप अपने राइट हैंड में पकड़ते हो, जो कि ऊपर की तरफ इसका अगर आपका थंब है, तो उसके कारण आपका जो फिंगर्स है वो किस तरह वैप कर रहा है, वो इस तरह आपके ये वाला पीछे वाला पोर्शन होगा। तो इस तरह आपका जो फिंगर्स होंगे आप वो ऐसे अनसर्कल किए होंगे। तो इसको आप 3D में भी देख सकते हो, 3D में तो नहीं देख सकते यहाँ पर। तो इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोज ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है करंट, तो ये स्क्रीन के अंदर जाने के कारण, तो अगर आप अपने थंब को स्क्रीन के अंदर की तरफ दिखाएं, तो जो फ्लक्स लाइंस ऑफ फोर्स है वो ऐसे एनसर्कल करेगा कि यहाँ पर क्लॉकवाइज एनसर्कल करेगा। अगर ये क्रॉस अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर आप इसके ऊपर की तरफ अगर आप थंब करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने को दिखाएगा। और इसी चीज को अगर आप दिखाएं कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज दिखाया। और यहाँ पर अगर मैं डॉट दिखाऊं, डॉट मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, अपने अपना थंब को बाहर की तरफ दिखाएंगे तो आपका जो करंट जो वायर होगा, अपने फिंगर्स होंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे। तो इससे आप क्या रिलेशन निकाल सकते हो कि अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट ये है तो इसका जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो ऐसा है, या तो डायरेक्शन ऑफ द करंट अंदर की तरफ है तो इसका जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो ये जो फ्लक्स है जो यहाँ इसके पास में भी होगा और ये फ्लक्स इसका एक इफेक्ट होगा यहाँ पर भी होगा। तो ये जो फ्लक्स है जो दूर में है φ2 और ये जो फ्लक्स है φ1, तो इसमें से इसका स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे आप? तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है r1 और इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक है r2। तो यहाँ से आप ये जो करंट जा रहा है तो वो हो गया आपका I करंट, और ये जो रेडियस हो गया तो ये r1। अब ये उसका हो गया h1 स्ट्रेंथ। तो उसी हिसाब से करंट वही है। अभी रेडियस अगर बढ़ जाता है r2 तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो h2, वो क्या होगा, रेडियस बढ़ने के कारण स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि करंट अगर I गया डिवाइडेड बाय टोटल पाथ ऑफ द फ्लक्स दैट इज 2 पाई r1। वैसे तरह टोटल पाथ ऑफ द दिस फ्लक्स दैट इज 2 पाई r2। तो इस तरह आपका जो रिलेशन होता है H1 और H2 उसके स्ट्रेंथ को बताता है। तो स्ट्रेंथ किसके स्ट्रेंथ को, वो वाला फ्लक्स की स्ट्रेंथ के बारे में। जैसे यहाँ पर Ni हो गया करंट, तो I अगर N होता, एक टर्न होता तो N1 होता, तो सिर्फ यहाँ पर I लिखा जाता। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स N है तो कंबाइंड इफेक्ट इज Ni, टोटल करंट हो गया कंबाइंड इफेक्ट, यहाँ पर I की जगह Ni हो गया। और फिर ये जो फ्लक्स यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर फ्लक्स है, जो ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स का जो स्ट्रेंथ कैसे मालूम पड़ेगा, या इसके लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है, दैट इज Ni बाय लेंथ ऑफ द टोटल पाथ। ये तो सर्कल नहीं है जो कि 2 पाई r ले आप लिख देंगे, 2 पाई r मतलब इस सर्कल का पेरीपेरी, और 2 पाई r2 मतलब इस सर्कल का पेरीपेरी। सो ये तो सिर्फ एक पाथ है, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी पाथ हो, तो इस पाथ के जो डिस्टेंस है लेट अस से l, तो उस तरह आप H इज इक्वल टू Ni बाय L मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि फ्लक्स निकालना है कि फ्लक्स कितना होता है। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये राइट हैंड साइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम फ्लक्स के साथ रिलेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू B बाय म्यू।
तो एक म्यू एक टर्म है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फ्लक्स डेंसिटी के साथ रिलेट करेंगे तो म्यू विल कम इनटू पिक्चर। उस म्यू का वैल्यू है, म्यू होता है परमेबिलिटी। तो ये परमेबिलिटी का वैल्यू होता है म्यू जीरो इंटू म्यू आर। म्यू जीरो होता है एयर का परमेबिलिटी, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि फ्लक्स एयर से होके जा रहा है। तो ये वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और जो परमेबिलिटी ऑफ आयरन होता है बहुत ही ज्यादा होता है। ज्यादा परमेबिलिटी ज्यादा का मतलब है कि वो आसानी से फ्लो कर जाएगा, बहुत इसको रिक्वायरमेंट ज्यादा है। मतलब म्यू आर का वैल्यू 4000 से लेकर 10,000 तक है। तो आपका जो म्यू आर आयरन हो गया, फेराइट कोर हो गया, तो इसमें आपका जो परमेबिलिटी है बहुत ही ज्यादा है, तो फ्लक्स आराम से फ्लो कर जाएगा। पर जो एयर है उसका परमेबिलिटी है 4.10⁻⁷, जो कि बहुत ही कम है। तो इसमें अगर मैं 10⁴ मल्टीप्लाई करता हूं, हायर वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूं बेस्ट आयरन को, तो ये बन जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻3। तो आप देख सकते हैं 4 पाई 10⁻⁷ बहुत ही कम था। उसके बाद हम 10⁴ मल्टीप्लाई किए, 4 पाई 10⁻³ वैल्यू हो गया। अब इसका यूनिट कैसे निकालें? तो म्यू का वैल्यू क्या होता है? म्यू होता है यहाँ पर B/H। तो B क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स का हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो उसको हम टेस्ला भी बोलते हैं। फ्लक्स पर मीटर स्क्वायर नहीं बोल के सिर्फ टेस्ला भी बोल सकते हैं। डिवाइडेड बाय H। H क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर ये एम्पियर टर्न, या फिर हम इसको एम्पियर देते हैं क्योंकि I का है एम्पियर और L है मीटर में, तो डिवाइड बाय मीटर। और इसको हम कैंसिल किए तो ये बन गया वेबर पर एम्पियर मीटर। तो ये आपका हो गया यूनिट ऑफ द म्यू। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर मीटर। तो इस तरह आप म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो म्यू का वैल्यू है, ये अगर बढ़ेगा, तो ये अगर ज्यादा होगा तब अच्छा है। तब मतलब अगर मेरा H कांस्टेंट है, अगर ये वाला टर्म H ये अगर कांस्टेंट है और ये अगर म्यू बढ़ा, तो फ्लक्स ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो जिस तरह आपका म्यू बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये गुड है कि हम कम करंट में ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स जनरेट कर सकते हैं। और ये फ्लक्स क्या करता है, ये जो फ्लक्स है, अगर ये फ्लक्स से हम कुछ काम करवा सकते हैं तो हम मैग्नेटिक सर्किट से भी, इसी को हम बोलते हैं कि हम मैग्नेटिक सर्किट से क्या कर सकते हैं। तो हम थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो फ्लक्स करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो हम उसको रिलेशन नाम दिए कि H इंटू म्यू इज, और म्यू इंटू H इज इक्वल टू B। सो म्यू इंटू H इज इक्वल्स टू B, द रिलेशन विच रिलेट्स विद द करंट एंड द फ्लक्स। तो इसको हम यूज कर सकते हैं अपना जो इफेक्ट है कैसे कर सकते हैं। जो यहाँ पर हम लोग जो कॉइल लिए, तो अभी इस कॉइल में हम जो वायर को रैप करते हैं, तो इसके कारण आप यहाँ पर करंट दिए, और करंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हुआ, और इसके कारण आपका जो फ्लक्स है वो जनरेट हुआ। तो यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड में आप करंट इन देते हो, तो वहां पर एक डॉट कन्वेंशन है, हम थोड़ी देर को बताएंगे कि आप डॉट क्यों यूज करते हैं। तो जब हम डीसी देते हैं तब इसकी जरूरत नहीं है, पर हम जब एसी सप्लाई देते हैं तब जरूरत है। तो ये जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ, तो इस फ्लक्स को कितना प्रोड्यूस होगा वो हमको इस रिलेशन में मिल गया कि अगर मैं करंट दिया तो उस परमेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। तो ये फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ, इस फ्लक्स से कोई काम हो सकता है। अगर इस फ्लक्स को मैं क्या कर सकता हूं, अगर ये फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो, यानी इस फ्लक्स जो कि कांस्टेंट ना हो, और वो कम से ज्यादा, ज्यादा से फिर बहुत ही कम, फिर माइनस से फिर जीरो, अगर इस तरह ये ऑसिलेट करे, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण अगर किसी कॉइल में ये इंट्रैक्ट होता है, तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो इस तरह हम इस मैग्नेटिक सर्किट को, इसमें से जो फ्लक्स मैग्नेट बनाए पहले, और उसके कारण जो फ्लक्स जनरेट हुआ, इस फ्लक्स को अगर हम इस फ्लक्स को अगर हम अल्टरनेट बना कर सकें, अल्टरनेट कैसे कर सकते हैं? या तो आप एक काम करो कि यहां पर आप डीसी सप्लाई दो, तो डीसी सप्लाई दो, और यहां पर दो डीसी करंट अपने आप ही फ्लो करेगा।
तो इस जो मैग्नेट है, जो आयरन बार है, इस टुकड़े को आप क्या करो, अपने हाथ से या फिर किसी मशीन से टू एंड फ्रो करो, आगे पीछे करो। तो आगे पीछे करने से अगर यहाँ पर मैं और एक कॉइल बना दूं, आगे पीछे करने के कारण सपोज मैं यहाँ पर एक और एक कॉइल बना दूं और यहाँ पर मैं एक वायरिंग कर दूं, तो यहाँ क्या होगा, इस वायरिंग के कारण ये जो कॉइल है, ये जो फ्लक्स है, ये हम लोहे को अगर आगे पीछे करेंगे, लेफ्ट राइट, तो ये जो फ्लक्स है ये इसमें लिंक करेगा, फिर निकल आएगा, लिंक करेगा, निकल आएगा, इस तरह यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है कि आप एक कॉइल को लो और आगे पीछे करते रहो, तो इसमें आप मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। पर दूसरा इसको बोलते हैं डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ, इस तरीके को बोलते हैं जिसमें आप लोहे को आगे पीछे करके इसमें ईएमएफ इंड्यूस कराएंगे, वो है डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। अगर मैं दूसरा तरीका यूज करूं कि इसमें हम डीसी सप्लाई ना देकर हम लोग क्या करें, यहाँ पर एसी सप्लाई दें। अगर मैं यहाँ पर एसी सप्लाई देता हूं तो जो वोल्टेज एसी होगा तो करंट भी तो अल्टरनेटिंग होगा। अगर करंट अल्टरनेटिंग हुआ तो हम इसको आरएमएस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए कैपिटल आई हो गया। तो ये जो करंट है ये अल्टरनेटिंग होने के कारण ये फ्लक्स अपने आप ही अल्टरनेटिंग होगा। जब ये फ्लक्स ही अल्टरनेटिंग है तो जब ये लिंक करेगा हम इसको पास रख देंगे, जब ये फ्लक्स इसमें लिंक करेगा तो अपने आप जो ईएमएफ अपने आप ही इंड्यूस हो जाएगा, E इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पर लेंजेस लॉ एक काम करता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी को ही अपोज करे। तो इसीलिए उसका डायरेक्शन जानने के लिए आप इसको माइनस एन डी फाई बाई डी टी भी बोल सकते हैं। तो यूजुअली दिस इज द आंसर, एन इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये और द मैग्नीट्यूड पार्ट इज दिस। तो इसमें आप जो माइनस एन डी फाई बाई डी टी का मतलब, अगर ये फ्लक्स पहले यहाँ पर अगर हम डॉट दे दें कि यहां से करंट अंदर की तरफ जा रहा है और दूसरे ही क्षण बाहर निकल रहा है, क्योंकि एसी में ये पहले पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, तो एक इंस्टेंट लेते हैं जब ये करंट पॉजिटिव है तब यहाँ पर डॉट है, तो यहाँ पर सारे करंट ऊपर की तरफ आप दिखा सकते हैं। तो इसके कारण मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जनरेट हुआ, देन डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द पाथ, इंटेंसिटी इज देयर H, और इस एज को आप अगर आप ये फ्लक्स दूसरे कॉइल के साथ लिंक करते हैं तो आपका ये जो फ्लक्स है उसके कारण यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ये ईएमएफ इंड्यूस इस फ्लक्स को उस समय, अगर ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फ्लक्स जा रहा है इस कॉइल में, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब अगर आपका यहाँ पर थंब, आप इस दूसरे फिगर में अपना थंब को राइट हैंड साइड की तरफ रखें तो आपका जो फिंगर है ऊपर की तरफ होंगे सब। अपने फिंगर्स को पीछे की तरफ देखेंगे, राइट ऊपर की तरफ नहीं, ये सारे नीचे की तरफ ही होंगे, क्योंकि अगर आप अपने राइट हैंड थंब को लेफ्ट साइड, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हैं तो अपने हाथ को अगर आप स्क्रीन की तरफ, जो पाम है उसको स्क्रीन की तरफ करते हैं तो आपके सारे फिंगर्स ऊपर की तरफ यहाँ दिखेंगे। उसी तरह अगर आपके सारे फिंगर्स नीचे की तरफ आप करते हैं, सारे फिंगर्स नीचे की तरफ करते हैं, आपका जो पाम है उसको स्क्रीन की तरफ रख के सारे फिंगर्स नीचे की तरफ करते हैं तो आपका जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड की तरफ आएगा। आपको अपने हाथ को स्क्रीन की तरफ पहले फेस करना है और फिर अपने फिंगर्स को ऊपर की तरफ करने से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थंब, और जो फिंगर्स को नीचे की तरफ करने से राइट हैंड साइड की तरफ थंब। तो ये जो फिंगर्स है वो आपको दिखाएंगे कि डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर करंट फ्लो किया तो इस तरह से फ्लो करेगा और यहां से करंट निकल रहा है और यहां से करंट अंदर घुस रहा है। और इस तरह आपका अगर यहाँ पर कोई बल्ब लगा है तो ये बल्ब में करंट फ्लो के कारण ये बल्ब ग्लो करेगा। तो इस तरह हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के दूसरे सर्किट में करंट भी दे दिए, और यहाँ पर अगर डॉट है जहां से करंट एंटर कर रहा है वहां पर डॉट बनाते हैं, और जहां से करंट निकल रहा है वहां से करंट, वहां पर हम डॉट देते हैं। डॉट देने का क्या फायदा है, क्योंकि इसी सर्किट को अगर मैं अलग से एक कॉपी में बनाऊं यहाँ पर, तो इसी सर्किट को अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर आप बता नहीं सकते हो कि ये जो वायर है ऊपर की तरफ से जा रहा है या फिर नीचे की तरफ से जा रहा है। तो ये डॉट कन्वेंशन हमको हेल्प करता है कि यहाँ हो गया डॉट, मतलब वायर करंट इस तरफ से एंटर किया, तो यहाँ पर जो इफेक्ट हुआ उसके कारण यहाँ पर डॉट
यहाँ जनरेट हुआ, यानी यहां से एंटर करेगा, इस सर्किट में करंट इस तरफ से निकलेगा। तो ये हमें दो कॉइल के बीच में जो इंडक्टेंस इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल के ऊपर आधार होके हमारा जो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो किया उसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। इट ट्रांसफॉर्म द पावर फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर सर्किट without any physical contact. Which principle it is using? By using the principle of mutual inductance. And since both the coils are static, so we can give a name. It is a transformer is a static device that transform the voltage or current or the power from one electrical circuit to another electrical circuit without any physical touch. And with the principle of mutual inductance effect. तो इस तरह आप ट्रांसफॉर्मर को समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग ये समझे कि आप अगर करंट देते हैं तो उसके कारण फ्लक्स जनरेट होगा। तो हम इस चीज को थोड़ा सा बदल के लिख सकते हैं, म्यू H इज इक्वल टू B। तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स लिखते हैं ताकि हमें एक इक्वेशन मिल जाए रिलक्टेंस का। रिलक्टेंस क्या चीज है वो मैं बताऊंगा अभी। तो म्यू को हम म्यू को लिख सकते हैं म्यू 0 म्यू r, और H को लिख सकते हैं Ni बाय L। L इज द लेंथ ऑफ द पाथ, फ्लक्स पाथ, एंड B इज इक्वल टू फ्लक्स पर मीटर स्क्वायर, फ्लक्स पर एरिया। तो यहाँ पर अगर फ्लक्स को सपोज आप ये लेंथ वायर है, सपोज ये पाथ है जिसमें से फ्लक्स होके जा रहा है, तो यहाँ पर इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन ये है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। A is the area of the cross section of the this is suppose made up of iron। तो इस आयरन का तो एक एरिया होगा ना जहां से फ्लक्स जा रहा है। तो ये जो फ्लक्स जिस पाथ से जा रहा है तो उसका जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, वो है एरिया। एंड इस जो पाथ हो गया, इस पाथ को हम रिफाइन करते हैं, कितना पाथ है, लेंथ ऑफ L। N is a number of turns, so जितना टर्न इसको रैप किया गया है इस आयरन बार में, यहाँ पर जैसे उस आयरन बार में कितना बार रैप किया गया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं क्या, एक रिलेशन, उसमें हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं पहले इनपुट साइड में। तो लेट मी राइट इन अ डिफरेंट लाइन। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स को हम यहाँ पर N और I से रिप्रेजेंट किए, और यहाँ पर जो आउटपुट साइड में क्या रिप्रेजेंट किए, फ्लक्स से रिप्रेजेंट किए, और बाकी सब एक जगह लिखेंगे। कैसे, यहाँ पर L ऊपर की तरफ आ जाएगा और म्यू 0 म्यू A नीचे की तरफ रहेंगे, और ये A म्यू 0 म्यू R, म्यू 0 म्यू R ये नीचे की तरफ रहा, और A। तो इस तरह आपका एक रिलेशन बन गया। तो इसमें आप ये देख रहे हो कि ये है आपका सप्लाई, लाइक सप्लाई सोर्स, और ये है आपका फ्लक्स, उसका इफेक्ट। जैसे हम लोग लिखे थे V इज इक्वल टू I इंटू R, सप्लाई वोल्टेज, उसका इफेक्ट है करंट, और उसको जो अपोज कर रहा है करंट वो है रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपका जो टर्म होगा वो Ni है, सप्लाई करने वाला एंड मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और उसका इफेक्ट से फ्लक्स, और ये जो चीज उसका अपोज कर रहा है उसका नाम देंगे हम यहाँ पर रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मतलब कैपिटल R, एंड आप इसको रिप्रेजेंट करोगे L बाय म्यू 0 म्यू R A। तो इससे हमको क्या समझ आता है कि लेंथ जितना बड़ा हो, जितना भी बड़ा उसका लेंथ होगा तो उतना ही आपका रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका जितना ज्यादा है, ज्यादा होने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्लक्स को आराम से फ्लो करना, तो रिलक्टेंस कम हो जाएगा। एरिया बढ़ा देने से रिलक्टेंस कम हो गया, अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो रिलक्टेंस बढ़ गया। और म्यू 0 म्यू R होता है परमेबिलिटी, अगर ये म्यू R का वैल्यू बढ़ गया तो आपका रिलक्टेंस कम हो जाएगा। रिलक्टेंस जितना कम होगा फ्लक्स उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो इनपुट है वो तो फिक्स है ना, N इंटू I। तो यहाँ पर ये रिलक्टेंस जितना कम होगा इतना ही फ्लक्स ज्यादा होगा, यानी कम करंट में मैं बहुत से ज्यादा फ्लक्स जनरेट कर सकता हूं अगर मेरा ये रिलक्टेंस कम से कम हो। और रिलक्टेंस कम करते समय L को तो हम कम ज्यादा कोशिश करेंगे कि लेंथ को पास जहां से फ्लक्स फ्लो कर रहा है उस लेंथ को कम से कम करने में, और एरिया को ज्यादा से ज्यादा करने में। और म्यू R का वैल्यू अच्छे से अच्छे आयरन कोर को अगर यूज करते हैं तो म्यू R का वैल्यू बढ़ जाएगा,
और इसके कारण आपका जो रिलक्टेंस है वो कम हो जाएगा और जो फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट से मैग्नेटिक सर्किट के बारे में रिलेशन में पढ़ाई किए और थोड़ा बहुत समझे कि इलेक्ट्रिक सर्किट से किस तरह फ्लक्स जनरेट हो सकता है और ये फ्लक्स अगर डायनेमिकली इंड्यूस हो सकता है और स्टैटिकली भी इंड्यूस हो सकता है। डायनेमिक इंड्यूस होने के लिए आपको इस कोर को, इस एंटायर सर्किट 1 है, इस सर्किट 1 को पूरा आपको मूवमेंट करना पड़ेगा लेफ्ट राइट, जो कि बहुत ही टीडियस है। इससे अच्छा कि आप एसी सप्लाई दे दो और इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा और ये फ्लक्स जब इस कॉइल के दूसरे कॉइल के साथ, किसी भी कॉइल के साथ लिंक करा जहां पर उसके पाथ में आता है तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अगर मैं इस कॉइल को दूर ले जाऊंगा तो लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ने से उस फ्लक्स का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रिलक्टेंस बढ़ गया तो फ्लक्स का इफेक्ट कम हो जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस कम होगा। उससे अच्छा कि मैं इसको अल्टरनेटिंग फ्लक्स दूं और इसको इतना पास में रखूं तो ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगा। और अगर कोशिश करें कि इन दोनों आयरन को अगर समान रखते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर एयर होने के कारण रिलक्टेंस ज्यादा हो रहा है। तो इसमें अगर इस पाथ में टोटल उसको आयरन को ही कवर कर दिया जाए कि उसको कहीं पर भी एयर से फ्लो होना नहीं है, तब भी बहुत आसानी से उनके बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। तो इसी चीज से हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट को हम रिलेट कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन भी आता है कोरिलेट बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट, एंड ये बहुत आसानी से हम उसको समझा सकते हैं कि किस तरह हम इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट्स में फ्लक्स और आयरन को फ्लक्स एंड करंट को कोरिलेट कर सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में है, मैग्नेटिक सर्किट में Ni है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस तरह रेजिस्टेंस है, मैग्नेटिक सर्किट में उस तरह रिलक्टेंस है। दूसरे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में कैसे हम ट्रांसफार्मर बनाएं और उसको कैसे हम उससे डिफरेंट तरीके से समझेंगे ट्रांसफार्मर के।